गुड मॉर्निंग। पवार एजुकेशन ग्रुप में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं ब्रजलता चौधरी आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। जैसे कि आपसे वादा किया कि क्रम से हमारे टॉपिक चलते रहेंगे, तो अब जो भी वीडियो आपकी आ रही हैं वो क्रमबद्धता से प्रस्तुत की जा रही हैं। जहाँ हमने शुरुआत की थी शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा की, उसी के उसमें अवस्थाओं का हमने वर्णन किया, शैशव, बाल्य, किशोर अवस्था। तो इस तरह से उसी के अगली कड़ी में हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो वंशानुक्रम एवं वातावरण का होगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ये केवल रीट के लिए ही नहीं है, रीट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी और भी अन्य महत्वपूर्ण जितनी भी परीक्षाएं सभी के लिए उपयोगी है। और बीएड, बीएसटीसी में तो ये टॉपिक है ही, दोनों में ही आता है, तो बीएसटीसी के लिए भी है। वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं बाल विकास को और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बढ़ते हैं इसमें आगे, देखते हैं। वंशानुक्रम हेरिडिटी और वातावरण होता है एनवायरमेंट यानी पर्यावरण। बाल विकास में वंशानुक्रम व वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये दोनों ही बाल विकास को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए सीधे से उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बाल विकास को निम्न में से प्रभावित करते हैं, तो दे दिए जाए उसमें विकल्प वंशानुक्रम, वातावरण या दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आपको इसमें उत्तर देना है दोनों ही प्रभावित करते हैं। तो दोनों को हम एक साथ पढ़ने के बजाय अलग अलग इन दोनों को हम गहनता से अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला आता है हमारा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का क्या मतलब होता है? वंश परंपरा, पैतृकता, आनुवांशिकता आदि नामों से इसे जाना जाता है। वंशानुक्रम का मतलब वंश परंपरा से है, पैतृकता से, आनुवांशिकता आदि के नामों से भी इसे जाना जाता है। वंशानुक्रम या आनुवांशिकता का अर्थ जनक पीढ़ी से, जनक से मतलब जो जन्मदाता हैं, जनक में आपके माता पिता, संतति पीढ़ी में, संतति का मतलब संतान से, लक्षणों के संचरण को यानी जो लक्षण उनमें जाते हैं आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों के संचरण को यानी उनमें जो गमन कर रहे हैं, आगे जो लक्षण जा रहे हैं, उनको कहेंगे आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। एवं आनुवांशिक लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। और जो लक्षणों का संचरण हो रहा है उसे कहेंगे आनुवांशिकता। और आनुवांशिकता के नियमों, कारकों के अध्ययन को कहेंगे आनुवांशिकी। एक ही उससे आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं। सबसे पहले बात आती है वंशानुक्रम की, तो इसे वंश परंपरा, पैतृकता, आनुवांशिकता इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। और वंशानुक्रम या आनुवांशिकता का अर्थ क्या है? तो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों के संचरण को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो ये तो कहलाता है आनुवांशिक। अब इन लक्षणों के संचरण को क्या कहते हैं? तो ये कहलाती है आनुवांशिकता। और आनुवांशिकता के जो नियम हैं उनके कारकों को अध्ययन को कहेंगे आनुवांशिकी। तो इस तरह से वंशानुक्रम को और किन नामों से जाना जाता है इसके बारे में आपने यहाँ जाना। और आनुवांशिकी किसे कहते हैं? नियम, कारकों के अध्ययन को कहेंगे, संचरण को आनुवांशिकता कहेंगे। और जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में यानी माता पिता से संतान में आने वाले जो लक्षण हैं उन्हें कहेंगे आनुवांशिक लक्षण। और कहीं ना कहीं ये देखने में भी आता है कि दादा, परदादा उसके जैसी कुछ विशेषताएं होती हैं, नाना, नानी या मामा, उनसे भी संबंधित
होती हैं, मामी से नहीं, मामा से। तो कहीं ना कहीं अपने जो पूर्वज हैं, अपने से पहले जो आने वाले हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो मिलती जुलती रहती हैं, तो ये हमें वहीं से मिलती हैं। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। वुडवर्थ के अनुसार है, वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व, यानी जब गर्भावस्था में आया, व्यक्ति में उपस्थित होती हैं। जैसे ही वो गर्भावस्था में आया, जन्म कितने महीने बाद होता है? 9 माह। तो 9 माह पूर्व जैसे ही उसमें आया गर्भावस्था में, तभी से शुरू हो जाती हैं वंशानुक्रम की शुरुआत। पीटरसन के अनुसार है, कोई व्यक्ति अपने माता पिता के द्वारा अपने पूर्वजों से जो भी प्राप्त करता है, यानी पूर्वजों से डायरेक्ट तो नहीं कर लिया, उसके पास अपने माता पिता से आएंगी, जबकि माता पिता ने अपने माता पिता से प्राप्त की। तो इस तरह से इनकी ये कड़ी चलती रहती है। कोई व्यक्ति अपने माता पिता के द्वारा अपने पूर्वजों से जो भी प्राप्त करता है, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। किसके अनुसार? पीटरसन के अनुसार। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है इनके बारे में? माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं, जिनमें गुणों तथा संतान में संचरण होना वंशानुक्रम होता है। यानी माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुण जब उनके बच्चों में आते हैं, तो यही वंशानुक्रम कहलाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ, संतान में लिंग निर्धारण का कार्य पिता पक्ष करता है। यानी पितृपक्ष से लिंग निर्धारण का जो भी निर्णय है वो होता है। पिता में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। कई बार सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि संतान उत्पत्ति में किसका पक्ष मजबूत रहता है या किसका एकाधिकार रहता है, तो पिता पक्ष का। दूसरा आता है, पिता में कौन से गुणसूत्र होते हैं, तो XY होते हैं। माता में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल ये 44 होते हैं, तो 22 XY पिता के और XX माता के। अब इनमें जब XX का वो होता है, गुणसूत्रों का जब निर्धारण होता है, तो पुत्री पैदा होती है, और XY जब गुणसूत्रों का मिलन होता है या मिलते हैं, तो पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ये जो गुणों का निर्धारण है, तो ये पितृपक्ष पर निर्भर करता है। माता का इसमें कोई दोष नहीं होता। दोष तो पिता का भी नहीं होता, वो तो समय परिस्थिति या जो भी है निर्धारण, वो सब प्रकृति की नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ जानने वाली बात है, जो कुछ भी है निर्धारण, वो किस पर निर्भर है? पितृपक्ष को यहाँ प्रभावी माना है। और लिंग का निर्धारण या बेटा बेटी की जो है, उसमें जो भी आते हैं गुणसूत्र, वो पिता से ही आते हैं। अब इसके कुछ सिद्धांत दिए हैं वंशानुक्रम के। इनके डायरेक्ट ही आपसे नाम पूछ लिए जाते हैं कि जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत या बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया बीजमैन ने। किसने दिया? बीजमैन ने। तो जैसा इस सिद्धांत का नाम है बीज कोष, उसी के उससे याद भी हो जाता है, बीजमैन ने दिया। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत या बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? बीजमैन ने। इन्होंने बीज कोष सिद्धांत के प्रवर्तक जो बीजमैन हैं, इनके अनुसार संतान नियमों के 2 प्रकार के कोष बनते हैं। एक बनता है देह कोष, जिसका संबंध होता है देह या शरीर निर्माण से। शारीरिक बनावट भी मिलती जुलती रहती है अपने जो भी होते हैं अपने से बड़े या पूर्वज। उत्पादक कोष, यह लिंग निर्धारण का कार्य। तो ये 2 प्रकार के कोष बनते हैं, जिनमें पहला देह कोष जो देह या शरीर निर्माण से संबंधित है, दूसरा उत्पादक कोष जो लिंग निर्धारण का कार्य करता है। तो किसका सिद्धांत है? बीज कोष का। इसने इसके कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार। अगला सिद्धांत है उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत या अर्जित, यानी जो कुछ भी हमने अर्जित किया है, इन गुणों का जो स्थानांतरण का सिद्धांत है, ये किसका है?
तो ये जो गुणों का स्थानांतरण का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक लेमार्क। तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? लेमार्क। लेमार्क के अनुसार कोई भी पीढ़ी वातावरण के माध्यम से जो गुण अर्जित करती है वो अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, यानी जो कुछ भी उसके वातावरण से भी जोड़ दिया है अर्जित करती है वो सभी अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। लेमार्क का प्रयोग किस पर किया गया? तो जिराफ पर, जिराफ की गर्दन पर। जैसे रेगिस्तान में उनके लिए छोटी छोटी झाड़ियां नहीं मिलती या बहुत ऊंचाई पर कहीं कोई खाने पीने की चीज़ें ऊपर मिलती थी, उन्हें पीने से तो नहीं है, खाने की जो सामग्री है, तो उस हिसाब से उनकी गर्दन बड़ी होती चली गई। तो वातावरण से भी यह जोड़ा है। हैरिसन ने जो प्रयोग किया कीट पतंगों पर किया, और मैकडूगल का जो प्रयोग है वो किया गया चूहों पर। तो यहाँ आपको देखने हैं ये कई सारे सिद्धांत हैं। उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत किसका है? लेमार्क का। लेमार्क ने किस पर प्रयोग किया? जिराफ की गर्दन पर। हैरिसन ने किस पर प्रयोग किया? कीट पतंगों पर। और मैकडूगल ने जो प्रयोग किया वो किया जिराफ की गर्दन पर। अब आता है मेंडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके प्रवर्तक ग्रेगर जॉन मेंडल है। कई बार इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है कि मेंडल का पूरा नाम क्या है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने अपने प्रयोग में मटर के पौधे किस पर किया? मटर के पौधों पर किया, तथा काले व सफेद चूहों पर भी इन्होंने अपना प्रयोग किया। तो इनका जो मुख्य सिद्धांत है वो किस पौधे पर किया गया? इन्होंने जो प्रयोग किया वो किया मटर के पौधों पर। अगला है जीव सांख्यिकी का सिद्धांत या पैतृक गुणों के संचरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक फ्रांसिस गाल्टन। इनका मानना है 50% लक्षण माता और 50% लक्षण पिता पक्ष से आते हैं, यानी संतान में जो भी लक्षण आते हैं वो 50% अपनी माँ से प्राप्त करते हैं और 50% अपने पिता से। और इनके बारे में एक बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है हेरिडिटी जीनियस, तो इसका भी इन्होंने इसकी रचना की। तो हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के रचनाकार कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। इनके अनुसार पैतृक गुणों के संचरण का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में 50% लक्षण पिता से, 50% लक्षण माता से। यहाँ तक आया आनुवांशिकता का। अब बात करते हैं वातावरण की। तो वातावरण से संबंधित थोड़ा बहुत तो पीछे भी आ गया है, लेकिन वातावरण होता क्या है, किस तरह ये प्रभावित करता है, इससे संबंधित कोई विशेष तथ्य हैं तो उनकी जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का? पर्यावरण, जो 2 शब्दों से मिलके बना है। कितने शब्दों से मिलके बना है? 2 शब्दों से। परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढके हुए, यानी जो कुछ भी हमें चारों ओर से घेरे हुए है, हमारे आसपास ऊपर नीचे सभी जगह जो समाहित है वो सब क्या है? पर्यावरण। तो अर्थात पर्यावरण या वातावरण चारों ओर से ढके हुए या घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। स्पष्ट है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो सब पर्यावरण कहलाता है। वातावरण के लिए और कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? पर्यावरण का कितने शब्दों से मिलके बना है? 2 शब्दों से। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। तो जो कुछ भी हमारे चारों ओर है, विद्यमान है, वो सब क्या है? पर्यावरण। परिभाषाएं देखते हैं इसकी। बोरिंग के अनुसार वातावरण उन समस्त उत्तेजनाओं का योग है जिन्हें व्यक्ति जन्म से मृत्यु पर्यंत ग्रहण करता है। जब से जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है, तब तक वो सारे जितने भी क्रियाकलाप हैं कहाँ से होते हैं? पर्यावरण में रहते हुए ही करता है। अब जो पर्यावरण है वो 2 प्रकार का होता है, आंतरिक
वातावरण या पर्यावरण और बाह्य। तो आंतरिक में वे समस्त घटक आते हैं या वे परिस्थितियां आती हैं जो शिशु को माँ के गर्भ में प्रभावित करती हैं। यानी जब वो इस दुनिया में नहीं आता है, वो अपनी माँ के गर्भ में ही रहता है, तब भी उसे प्रभावित करती हैं। तो ऐसी जो परिस्थितियां होती हैं वो आंतरिक वातावरण में आती हैं। यानी जैसा वातावरण उसकी माँ रहेगी, उस वातावरण का कहीं ना कहीं गर्भ में रहते हुए उस पर भी होता है, लेकिन उस वातावरण को किस में बांट दिया है? आंतरिक वातावरण में माना जाता है। बाह्य वातावरण की बात आए तो जन्म के बाद प्रभावित करने वाले जितने भी कारक आते हैं वो सभी बाह्य वातावरण से संबंधित माने जाते हैं। तो जन्म से पूर्व, अब पूर्व कब? गर्भावस्था में। ये तो हो गए आंतरिक कारक। और जब बाह्य दुनिया में वो आता है, जब उसका जन्म हो जाता है, तो ये हो जाता है बाह्य वातावरण। अब वातावरण में बुद्धि एवं व्यक्तिगत प्रभाव को सिद्ध करने के लिए कई विद्वानों ने प्रयोग किए हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं। कैंडल नामक एक विद्वान हुए हैं, ये फ्रांस के थे। इन्होंने 552 विद्वानों पर प्रयोग किया। बुद्धि से संबंधित प्रयोग इन्होंने किया, तो कितने विद्वानों पर किया? 552। कहते हैं व्यक्ति जिस तरह के माहौल में रहता है, जिस तरह की संगति में रहता है, तो उस पर भी असर होने लग जाता है। तो इसी तरह इन्होंने इससे निष्कर्ष निकाले होंगे। मोडार्ड ने नाविक व बंजर भूमि के बालकों पर प्रयोग किया। यानी एक तो कहाँ है? जहाँ पानी की अधिकता है, इसमें छूट गया है। दूसरा जहाँ पानी नहीं है, जहाँ पानी की कमी है, सूखा है, बंजर है, एक तरह से रेगिस्तान है। और दूसरा हरा भरा क्षेत्र या ऐसा जहाँ नाव चलती हो, तो नाव वहीं चलेंगी जहाँ पानी होगा। तो दोनों ही तरह के इन पर इन्होंने प्रयोग किया। एक और विद्वान है फ्रीमैन। इन्होंने जो अनाथ आश्रम होते हैं, अनाथालय, उन पर भी प्रयोग किया और पारिवारिक बच्चों पर भी, यानी जो अपने परिवार के साथ रहते हैं उन पर भी प्रयोग किया। किसने किया? फ्रीमैन ने। तो दोनों वहाँ के वातावरण में किस तरह से उनके विचार आते हैं, कैसे वो सीखते हैं, तो ये सारी बातें उन्हें कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। एक पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं, नटखट रहते हैं, या दूसरे जो रहते हैं वो पाबंदी में रहते हैं। तो दोनों पर कहीं ना कहीं उस वातावरण का प्रभाव पड़ता है। एक महत्वपूर्ण कथन है वॉटसन का। इन्होंने क्या कहा? एक नवजात शिशु दो, मैं उसे वातावरण के आधार पर चाहे जो बना सकता हूँ। वॉटसन का कहना है कि तुम मुझे कोई भी साधारण बालक दे दो, जो पहले से कोई विक्षिप्त नहीं है, एक सामान्य है पूरी तरह से, इस तरह का मुझे बालक दे दो और मैं उसे वही बना दूंगा जो आप चाहते हो। लेकिन बनाने में सहयोग किसका रहेगा? वातावरण का। आप कहो तो मैं उसे डॉक्टर बना दूं, आप कहो तो इंजीनियर बना दूं, आप कहो तो मैं उसे चोर या डाकू बना दूं। तो ये सब कहना किसका है? वॉटसन का। और वॉटसन कौन है? वही व्यवहारवाद के जनक माने गए हैं। तो इन्होंने यहाँ वातावरण को पूरी तरह से वातावरण का प्रभाव माना है बच्चे के निर्माण में, कि बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है उसका वातावरण। इन्होंने आनुवांशिकता का महत्व नहीं दिया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कथन इनका। कई बार तो सीधे से पूछ लिया जाता है कि एक नवजात शिशु दो, उसे वातावरण के आधार पर चाहे जो बना दूं। कई बार इसमें और भी जोड़ दिया जाता है कि निम्न कथन किसका है? तुम मुझे कोई भी सामान्य बालक दो, उसे मैं डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू या वैज्ञानिक इत्यादि आप जो चाहो वो बना सकता हूं। तो ये भी इन्हीं का कथन माना गया है। तो इस तरह से यहाँ तक हमने वातावरण और आनुवांशिकता के बारे में पढ़ा। अब इन्हीं से संबंधित आपसे 4-5 प्रश्न यहाँ किए जा रहे हैं, इसी में से दिए जा रहे हैं, इनके उत्तर आप दें। अर्जित गुणों के हस्तांतरण के नियम को सिद्ध करने के लिए लैमार्क ने किस पर प्रयोग किया? एक नज़र डालते ही आप पहचान जाओगे। तो इन्होंने जो प्रयोग किया किस पर किया? जिराफ की गर्दन पर। वृद्धि में अस्तित्व पर वातावरण का प्रभाव सिद्ध करने के लिए गार्डन ने
किस पर प्रयोग किया? तो उन्होंने किस पर प्रयोग किया बताओ? बंजर भूमि के बच्चों पर, विद्वानों पर, अनाथालय के बच्चों पर या उपरोक्त सभी पर? तो इन्होंने नाविक भूमि व बंजर भूमि के बच्चों पर प्रयोग किया। तीसरा प्रश्न है, संतानों के लिंग निर्धारण का कार्य निर्भर करता है माता पक्ष पर, पिता पक्ष पर, भगवान के ऊपर? कहते हैं ना भगवान की देन है, जो भी होगा उसके हाथ की बात है, या माता पिता दोनों पर? तो आपको किस पे करना है? ये पिता पक्ष पर। तो लिंग निर्धारण निर्भर करता है वो पिता पक्ष पर करता है। जैसे कि आपको पीछे समझाया था, अगर दोनों ही XX होते हैं तो बेटी की उत्पत्ति होती है, और XY गुणसूत्र मिलते हैं तो बेटे की उत्पत्ति होती है। जन्म से ही बालक के शरीर के अंगों का छोटा एवं बड़ा होना वंशानुक्रम की कौन सी विशेषता है? तो संरचनात्मक। देखने में आता है बच्चे या तो अपनी माँ पे जाते हैं, पिता पे जाते हैं, मामा पे जाते हैं, नाना पे जाते हैं, उनके जैसी उनकी शारीरिक बनावट कई बार मिलती जुलती रहते हैं। दूर से देखते ही बच्चे को पहचान लिया जाता है कि ये उसका बालक है। बेटा हो बेटी कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं जो उनकी संरचना है, उनके आकार या जो भी शरीर की शारीरिक बनावट है वो मिलती जुलती रहती है। तो इसे कहते हैं हम संरचनात्मक। किसी की लंबाई ज़्यादा रहती है, किसी की लंबाई कम रहती है, कोई शारीरिक दृष्टि से हष्ट-पुष्ट रहता है तो कोई कमजोर रहता है। तो ये सारे कहीं ना कहीं आनुवांशिकता से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, गौर वर्ण पिता की संतान का गहरा काला रंग होना निर्भर करता है। यानी माता पिता दोनों ही गोरे हैं, फिर भी संतान काली पैदा हो रही है, तो उनके अगर जागृत गुण होते तो यहाँ संतान कैसी होती? गौरवर्ण होती। लेकिन यहाँ जो गुणसूत्र हैं वो कैसे हैं? सुप्त गुणसूत्र। तो इसलिए संतान का रंग कैसा हुआ? काला हुआ। वे समस्त परिस्थितियां जो बालक को गर्भ में प्रभावित करती हैं, आपको वहाँ 2 प्रकार के बताए थे वातावरण के, तो उन्हीं में से यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछा है, वे समस्त परिस्थितियां जो बालक को गर्भ में प्रभावित करती हैं। तो पोषण, पारिवारिक, आंतरिक वातावरण या बाह्य वातावरण? तो इसका उत्तर होगा आंतरिक वातावरण। और एक बार फिर से नीचे उत्तरमाला में इनके उत्तर दे दिए हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इसको 1-2 बार देखें, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें इस छोटी सी वीडियो में यहाँ समाहित किया गया है। तो आप लगातार इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और बहुत जल्दी आपकी एग्ज़ाम की भी डेट आ जाएगी। तो अब आप जो भी है नीरसता या आलस्य को छोड़कर जुट जाइए पढ़ाई में। जितनी भी एग्ज़ाम है सभी की डेट आने लग गई हैं, तो आपके भी बहुत जल्द एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए जाएंगे, और बीएड बीएसटीसी वाले उनकी भी एग्ज़ाम डेट आ जाएंगी। तो आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब करें। आप देखते तो इतने सारे बच्चों ने देख रखी हैं, लेकिन सभी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ना ही आप लाइक करते हो। तो इसमें आपका कुछ नहीं लगता है, इसे आप बराबर से लाइक और शेयर करते रहिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।